आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया तक सीमित नहीं लग रहा, बल्कि अब पॉलिटिक्स और रियल लाइफ डिबेट तक पहुंच चुका है और जिसने भारत और ताइवान के रिश्तों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ताइवान में एंटी इंडिया रेसिज्म बढ़ रहा है, क्या इंडियंस को अब राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और क्या ये ट्रेंड भविष्य में भारत और ताइवान के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। सो चलिए समझते हैं पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे हुए जियो पॉलिटिक्स को। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा दुनिया भर में ऐसे आर्टिकल्स की बाढ़ सी आ गई है जिसमें यह सवाल उठाया जा रहा है कि वाई इज एंटी इंडिया रेसिज्म ऑन राइज इन ताइवान। और इसकी वजह बनी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जिसमें एक कैंडिडेट के पोस्टर पर इंडियन फ्लैग को उल्टा दिखाया गया और एक इंडियन मैन को टर्बन में दिखाया गया और मैसेज ये लिखा था कि इंडियन वर्कर्स को ताइवान में नहीं आने देना चाहिए। अब सोचिए, इलेक्शन कैंपेन में किसी एक कंट्री को, किसी एक पूरी कंट्री या किसी एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना कितना डेंजरस सिग्नल है, क्योंकि यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, यह एक माइंडसेट भी दिखाता है। चलो अब समझते हैं कि असल इशू है क्या। एज वी ऑल नो, ताइवान में वर्कर्स की बड़ी शॉर्टेज है, डेमोग्राफी डिक्लाइन पे है और फॉरेन लेबर की जरूरत ताइवान की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। लेकिन इस जरूरत के बीच में इंडियन वर्कर्स के खिलाफ हेट फैलाना, रेसिज्म फैलाना, ये बहुत अजीब और कंट्रोवर्शियल है और ऐसा करके कहीं ना कहीं रेसिज्म को नॉर्मल बनाने जैसा एक ट्रेंड सा लगता है और यही सबसे वरिंग साइन है। ये पहले ये हेट जो था वो इंडियन के खिलाफ वो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखता था, कभी ट्विटर पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कहीं किसी पे, कहीं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको दिखता था। पर अब वह स्ट्रीट पोस्टर्स, इलेक्शन मैसेजिंग, पब्लिक डिस्कोर्स में दिखने लगा है, जो कि बहुत ही वरिंग साइन है इंडियंस के लिए। और हालांकि इस कंट्रोवर्सी पर ताइवान सरकार से जुड़े कुछ लोगों ने खुलकर इसका क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का बिहेवियर सेमफुल है और इससे इंडिया और ताइवान के रिलेशंस को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जब कोई कंट्री फ्यूचर पार्टनरशिप चाहती है तो उसे उसके बदले में उसके लिए रिस्पेक्ट और डिग्निटी दिखानी होती है, हेट्रेड नहीं। इससे एक बात और समझ में आती है कि ताइवान गवर्नमेंट को इस बात की समझ अच्छे से है, वो इस बात को समझ रही है कि इंडियन वर्कर्स और इंडिया एज अ मेजर पावर कंट्री इतना इंपॉर्टेंट है ताइवान के लिए। फिर भी उसके कुछ लोकल लीडर्स का इस तरीके से बिहेवियर कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। 2023 में इंडियन माइग्रेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट की खबरें आई थी और कुछ ग्रुप्स ने इंडियन वर्कर्स के अराइवल का विरोध किया था और उस समय ये बात साफ हो गई थी कि ये इशू सिर्फ इलेक्शन पोस्टर का नहीं, बल्कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट को धीरे धीरे वाइडर कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाना है। और 2024 में ताइवान के मिनिस्टर ऑफ लेबर हुनसू मिंग चुंग को तो पब्लिक अपॉलजी देनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन बेहतर होंगे क्योंकि उनका स्किन कलर और फूड कल्चर ताइवानी से मिलता जुलता है। अब सोचिए, आप लिटरली सोचिए कि किसी वर्कर की स्किल, उसकी मेहनत, उसका कैरेक्टर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर उसकी कलर हो जाए तो ये माइंडसेट कितना डेंजरस हो सकता है। अब सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। इससे फर्क ये पड़ता है कि ये ऑनलाइन हेट अक्सर ऑफलाइन एक्शन से बदल जाते हैं। आज जो लोग मीम्स, पोस्टर्स या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रेसिज्म फैलाते हैं, कल वही पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसी को शेप कर सकते हैं। और फिर इसका असर सिर्फ इंडिया पर नहीं, ताइवान पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ताइवान को फ्यूचर में इंडियन टैलेंट, इंडियन वर्कर्स और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन चाहिए तो उसे सबसे पहले अपने समाज से इस तरीके की सोच को रोकना होगा। वैसे देखा जाए तो भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इंडिया को ऐसे मामलों को चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक ताइवान का वन ऑफ मोमेंट है। ऐसा इवेंट हमने अपने पड़ोसी देश नेपाल में देखा, जब आपने देखा होगा कि जो अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ग्रेटर नेपाल का पोस्टर बना दिया और भारत के कई सारे स्टेट्स के कई पार्ट्स को अपना हिस्सा बताने लगे। और उसके बाद आपने देखा होगा वो इंडियन गुड्स पे कभी टैक्स लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ कुछ भी कमेंट्स कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे, उसके बाद अगर आप यूरोप, यूएसए और वेस्ट की तरफ देखें तो वहाँ पे रेसिज्म का तो अलग ही लेवल है, स्पेशली अगेंस्ट इंडियंस। हमें कहीं ना कहीं जाके इन्हें रोकना होगा, इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी और इसके खिलाफ कुछ कड़े एक्शन लेने होंगे, क्योंकि ऑनलाइन हेट, जेनोफोबिया और रेसिज्म को अर्ली स्टेज पर अगर एड्रेस और काउंटर नहीं किया गया तो ये आगे बढ़ के फिजिकल हेट्रेड और फिजिकल वायलेंस में बदल सकता है और जिससे डिप्लोमेटिक ट्रस्ट को बड़ा नुकसान हो जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि किसी भी कंट्री को क्रिटिसाइज करना, किसी भी कंट्री का क्रिटिसिज्म उनका अधिकार है, लेकिन रेसिज्म का अधिकार नहीं है। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट और ह्यूमन डिग्निटी दो अलग अलग चीजें हैं और अगर ताइवान सच में भारत के साथ मजबूत रिलेशन चाहता है तो उसे इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ फैल रही इस नेगेटिविटी को साफ शब्दों में रिजेक्ट करना होगा और इसके खिलाफ अपने
देश में कड़े एक्शंस लेने होंगे और उसे रोकने के लिए हार्ड स्टेप तो लेने ही होंगे, नहीं तो फ्यूचर में इंडिया ताइवान के रिलेशनशिप पर इसका बड़ा और गहरा असर देखने को मिलेगा। अब आप लोग बताइए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इलेक्शन का पार्ट था, इलेक्शन पॉलिटिक्स का एक मुद्दा था, या फिर एक डीपर एंटी इंडिया ट्रेंड की शुरुआत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।